आज बात करते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की। हमको पता है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। क्या है कि सभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक टाइमलाइन होती है कि ये काम इतने समय में ख़त्म किया जाना है। लेकिन यदि एक्सटेंशन ऑफ टाइम का इशू आता है तो इसका मतलब है कि डिले हो गई है या होने वाली है। इसका मतलब समय से काम पूरा नहीं होना है। और यदि डिले है तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस से संबंध रखता है। और ये डैमेजेस चाहे एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टर पर लगाए या कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करे लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑर्गेनाइजेशन से। बट दोनों केस में ये माना जाना चाहिए कि डिले जो होती है वो डैमेजेस से रिलेटेड होती है, चाहे वो क्लेम किया जाए या मिले या नहीं मिले। लेकिन जो है इसका फाइनेंशियल इफेक्ट होता ही होता है। और यदि हम बात करें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो बेसिक फ़िलॉसफी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स की थी जिसकी वजह से ये अडॉप्ट किए जाते हैं वो दो ही थी। फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और फिक्स्ड टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वे फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और फिक्स्ड टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मतलब इसमें कॉस्ट ओवररन नहीं होगी और टाइम ओवररन नहीं होगी। यदि एक्सटेंशन ऑफ टाइम की समस्या आती है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो डिले हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की फ़िलॉसफी थी वो पूरी नहीं हुई, या जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा था वो अच्छी तरह या पूरी तरह नहीं मिल पाया। अब जैसे सीपीडब्ल्यूडी है उसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के 3 मोड हैं। फिर भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर ड्राइंग्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को इशू करनी है। लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइंग्स इशू करनी है तो एक इसमें 2 केस हो सकते हैं। एक की ड्राइंग्स जो है सभी ड्राइंग्स, चाहे वो डिटेलिंग की हो या सिर्फ आर्किटेक्चरल हो स्ट्रक्चरल हो, जो भी ड्राइंग्स हैं, जो भी पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी ड्राइंग्स जो है टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट है या नहीं। यदि सभी ड्राइंग्स टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट हैं तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेस होने में आसानी है। और यदि वे टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है और बाद में जारी की जानी है या अप्रूव की जानी है, इशू की जानी है, तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस में थोड़ा डाउट रहता है। डिले होती क्यों है? सबसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का एक फ़ायदा है कि कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोऑर्डिनेशन जहाँ भी होता है वहाँ डिफ़िकल्ट होता है। एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा एजेंसी यदि किसी काम में इन्वॉल्व होती हैं तो समस्या आने के चांसेस होते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही साइट पर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 एजेंसीज को लगा रखा है या 3 को लगा रखा है और तीनों हो सकता है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हों। तो ये मान के चलिए कि समस्या होने के चांस हैं। इसलिए यदि हो सकता है तो 2 या 3 ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जगह आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएं तो कोऑर्डिनेशन की समस्या को सुलझाया जा सकता है या होगी नहीं, कम से कम होगी।
कोऑर्डिनेशन की समस्या। तो ये तो जो है बहुत ज़रूरी है कि यदि एक ही साइट है या साइट का पार्टली भाग जो है 2-3 कॉन्ट्रैक्टर ने यदि आप देते हैं उन्होंने, या एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है या उस पर डिपेंड हैं, तो ऐसी जो स्थिति को आप अवॉइड करें और एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एक ही करें, सभी एक्टिविटीज़ के लिए, एक वर्क के लिए या प्रोजेक्ट के लिए एक ही करें ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस के लिए। दूसरी डिले होती है जो वो होती है हैंडिंग ओवर ऑफ साइट कहते हैं हम जिसको, साइट पूरी मिल गई या पूरी नहीं मिली, या उसके ऊपर कोई पेड़ लगे हुए हैं, या उसके ऊपर कुछ यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है रिमूव करने वाला है। तो ऐसा प्रोविज़न आप उसमें नहीं रखें कॉन्ट्रैक्ट। कोशिश करें कि यदि यूटिलिटी सर्विसेज वहाँ से हटानी है तो उसकी पूरी जानकारी हो और उसका सर्वे किया जाए और उसका प्रोविज़न उसी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाए। यदि किसी और एजेंसी से करवाना है तो पहले ही यूटिलिटी सर्विसेज पहले डाइवर्ट कर ली जाए, उसके बाद ही ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्ट में काम करने को कहा जाए। दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जहाँ पर पूरी साइट मिलना मुश्किल होता है, जैसे बिल्डिंग्स है वहाँ पर संभवतः पूरी साइट मिल सकती है, लेकिन कई बार जैसे हाईवे की या रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, और हाईवे कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा सुना होगा कई बार करते हैं, और उसमें 80% 90% साइट यदि मिल गई है तो वर्क अवार्ड किया जाता है। उस केस में एक प्रोविज़न होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो बैलेंस साइट है यदि उसका आवश्यकता पड़े तो जो है कॉन्ट्रैक्टर वो 90% 90% काम पूरा कर देगा, और वो 10% छोटा सा काम यदि बच गया भले ही वाइटल हो तो उसका एक अलग से एग्रीमेंट किया जाएगा और वो जो है मेन स्कोप से अलग कर दिया जाएगा। या फिर जो है दूसरा ये भी हो सकता है कि डी स्कोपिंग ऑफ वर्क की मतलब जो है यदि साइट अवेलेबल नहीं होती है किसी समय सीमा के अंतर्गत तो उसको उस पार्ट ऑफ द वर्क को डी स्कोप कर दिया जाएगा मेन एग्रीमेंट से, मेन काम से। उसका प्रोविज़न भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। और ये डी स्कोपिंग ऑफ वर्क की पावर जो है दोनों को होना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर को होना चाहिए कि भाई इतने समय में नहीं होता है तो जो है जो टाइम लिमिट के बाहर जा रहा है तो जो है वो अपना काम बंद करके कंप्लीट करके उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा, और दूसरा काम जो है बैलेंस काम कभी अलग से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में करा लिया जाएगा ना। जो एक रनिंग जो वर्क होते हैं चलते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है जो ड्राइंग्स का होता है। ड्राइंग्स में डिले हो सकता है। एक क्या है कि एक तो ड्राइंग प्रिपरेशन में ही हो सकता है जो बनी ही नहीं ड्राइंग, दूसरी बनने के बाद जो है चेकिंग का प्रोविज़न होता है या प्रूफ चेक का होता है। अब चेक करने के बाद मान लीजिए कि वो किसी XYZ इंस्टीट्यूट से कराना है, वो इंस्टीट्यूट वाला नहीं है तो वो डिले कर रहा है, तो चेकिंग में डिले हो सकती है। फिर अप्रूवल में हो सकती है, तीसरी अथॉरिटी होगी जो उसको अप्रूव करेगी। भले ही किसी ने प्रिपेयर किए हैं फिर किसी ने चेक कर ली हैं, उसके बाद भी अप्रूवल अथॉरिटी तीसरी होगी। तो ये जो है बहुत टाइम लेता है। ये अवॉइड किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से। वो ये है कि यदि हमें पता है कि ये ड्राइंग सारी अप्रूव होनी है, ड्राइंग्स बननी है, चेक होनी है, और यदि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ने या एम्प्लॉयर ने देनी है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सारी ड्राइंग्स जो है टेंडर का पार्ट है। हमें बाद का जो है कि बाद में इशू की जाएंगी वो फिर जो है डिले होती है, उसमें बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो अभी जो कंसेप्ट जो पुराना था कि टेंडर के साथ टेंडर ड्राइंग होंगी या कंसेप्चुअल ड्राइंग होंगी या प्रिलिमिनरी ड्राइंग होंगी, वो हटा देना चाहिए।
अभी हमको पता है कि मैनुअली कोई ड्राइंग नहीं बनती है, सब ऑटोकैड ड्राइंग बनती है, इसलिए डायमेंशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो है अब जो है हमें ये टेंडर ड्राइंग या प्रिलिमिनरी या कंसेप्चुअल ड्राइंग का कंसेप्ट ख़त्म कर देना चाहिए। अब केवल वर्किंग ड्राइंग्स का कंसेप्ट होना चाहिए, और सभी वर्किंग ड्राइंग्स जो हैं, चाहे वो आर्किटेक्चरल हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो, HVAC हो, कोई भी ड्राइंग हो, तो सारी ड्राइंग जो है टेंडर के साथ लगी होना चाहिए। प्लानिंग में यदि जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन में टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, और उससे ज़्यादा बचेगा जो हम प्लानिंग में सेव करने वाले हैं। तो हमें अब जो ये बहुत हाई टाइम है कि जो है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे टेंडर के साथ सारी वर्किंग ड्राइंग्स लगनी चाहिए। एक डिले होता है डिसीजंस में। डिसीजन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक जो है हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिनकी अप्रूवल की ज़रूरत जो है उसमें हो सकती है कि भाई अप्रूव कराया जाएगा। तो जो अप्रूव कराए जाएंगे प्रोडक्ट, ये जो है यदि हम टेंडर डॉक्यूमेंट में उनकी ब्रांड है या उसकी जो है रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफाई करते हैं, और एक किसी भी दूसरी जगह से जो है यदि कोई उसी प्रोडक्ट को है या वही जो है कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा हो कि जो सबमिट कर दे डिटेल उसकी कि वही का वही प्रोडक्ट लाया है, तो उसको फर्दर यदि अप्रूवल की आवश्यकता ना हो या कम से कम हो तो जो है डिले वो रोका जा सकता है। या फिर ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए, कोई ऑनलाइन प्रोविज़न या कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ने वो सबमिट कर दिया है अप्रूवल के लिए, कोई प्रोडक्ट दिया है, तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इस टाइम के अंतर्गत वो अप्रूव माना जाएगा, डीम टू बी अप्रूव होगा या अप्रूवल उसकी मिल जाएगी। यदि उसमें कोई जो है इंजीनियर का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कमेंट है तो फिर उसका भी टाइम लिमिट होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइम के बाद उसको रीसबमिट करेगा, और विद इन एक स्पेसिफाइड टाइम जो है उसकी फिर अप्रूवल मिल जाएगी। एक होता है कि टेस्टिंग में भी यहाँ तक होता है कि टेस्टिंग में मटेरियल या प्रोडक्ट उसमें भी देर लगती है, और कई बार होता है कि ये कहा जाता है कि ये मटेरियल जो है उस लैब से टेस्ट कराइए या मेरी प्रेजेंस में टेस्ट होगा, तो उसमें काफ़ी मुश्किल होती है। वो जो जिसकी प्रेजेंस में होना है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी उसकी, तो ये जो कॉन्फिडेंस नहीं अभी जो है बिल्ड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी डिले हो सकती है इसकी वजह से। या तो ये हो कि अब टेस्टिंग लैब भी जो है एक जो स्टैंडर्ड की जा सके, जहाँ पर जो है एम्प्लॉयर कहे कि इस लैब में या इस तरह से टेस्ट होगा, और फिर जो है उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के किसी इंजीनियर को या अथॉरिटी को नहीं जाना पड़ेगा, तो वो जो है टेस्टिंग में भी जो है टाइम यदि डिले होता है तो बच सकता है। फिर मॉकअप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को जो बनाने पड़ते हैं या सैंपल बनाने पड़ते हैं, उसकी अप्रूवल का भी जो टाइम कुछ नहीं होता है। कोई हो सकता है कि वो कह दे कि मैं 8 दिन बाद आऊँगा, तो 8 दिन तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को वेट करना पड़ सकता है, तो उसमें डिले के चांसेस हैं। तो ये भी जो एक टाइम लिमिट होना चाहिए जिसका जो है पालन करना चाहिए। तो मॉकअप्स या सैंपल्स बने हैं तो जितने जल्दी से जल्दी हो सकते हैं, जिसमें टाइम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो अप्रूवल उसकी मिल सके। फिर क्या होता है कि हम ऐसे टेस्ट इसके सैंपल्स या मॉकअप्स या कोई भी चीज़ होती है, कई बार कहते हैं कि इंटरमिटेंट अप्रूवल्स देते हैं। एक बार यदि मान लीजिए उसने जो है 4 सैंपल लगाएंगे तो चारों की नहीं, एक बार 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, कुछ लोग हैं चारों देख लेंगे। तो इस तरह का जो है अब हमें जो एक कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि यदि उसने जो है कॉन्ट्रैक्टर ने लिख दिया कि ये 4 सैंपल रेडी है, तो उसकी अप्रूवल कितने दिन में हो जाएगी। रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो वो अलग इशू है, या उसके कमेंट्स के साथ हो तो वो जो है हो जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट अभी प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है EPC कॉन्ट्रैक्ट्स में ख़ास तौर से, जिससे कि EPC कॉन्ट्रैक्ट का जो फ़ायदा मिल सके। फिर जो है कोई वेरिएशन होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी अप्रूवल्स कई अथॉरिटीज़ होती हैं। EPC कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सेप्ट होता है बड़े हायर लेवल पर होता है, तो उसकी वजह से यदि जो है अथॉरिटी जो उसको अप्रूव करने की है और वो हायर लेवल पर है तो उसकी अप्रूवल आने में बहुत टाइम लगता है।
एक बार मुझे याद है कि एक बार हम जब बना रहे थे डॉक्यूमेंट, तो ये कहा गया कि जो है क्यों ना इस छोटा मोटा वेरिएशन के लिए भी जो है बहुत ऊपर तक जो है प्रॉब्लम होती है और डिले होती है, तो इसको क्या हम जो है कुछ बहुत थोड़ा सा डेविएशन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उस समय हमने सोचा था 1% तक डेविएशन यदि है या वेरिएशन है, तो इंजीनियरिंग चार्ज उसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, ईपीसी प्राइस में या ईपीसी कॉस्ट में उसका वेरिएशन करा सकता है। ये प्रोविज़न रखा इसीलिए गया था कि जिससे कि जो है डिले को रोका जा सके और जो है छोटे मोटे वेरिएशन हो जाएगा। और 1% ओवरऑल वेरिएशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि 5% तक भी जो है यदि जो है जस्टिफाइड कॉस्ट से ऊपर है तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो 1% उसमें कंसिडरिंग की जो डिले होगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा और जो है वो ज़्यादा बेटर होगा कि जो है डिले किया जाए और डिले नहीं हो जिससे। फिर कॉन्ट्रैक्टर की ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो एम्प्लॉयर की भी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो पेमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि टाइम से हो। पेमेंट जो है ये जो है इंश्योर करना चाहिए कि जितने टाइम से हो सकते हैं तो तभी जो है, क्योंकि किसी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है तो ही जो है हम जो है उसको डिले को रोक सकते हैं। रिसोर्सेज तो आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज के चाहिए ही पेमेंट या फंड्स की ज़रूरत होती है। कई बार ये भी देखा है कि पार्टी जो है टाइम के बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं करती, अपनी मर्जी से चलती है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे। दोनों भी जो कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाएगा तो वो भी है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं जो डिले के लिए बॉदर नहीं करते हैं कि बाद में कर लेंगे, या जो है जो दूसरी जो एम्प्लॉयर के जो है इंजीनियर हैं तो वो भी बॉदर इतने नहीं करते। तो हम दोनों पार्टी को समझना चाहिए कि जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट यदि अडॉप्ट किया गया है तो डिले नहीं करने के लिए किया गया है, इसलिए दोनों को सीरियस होने की आवश्यकता है। सीरियसनेस जो है ना दोनों पार्टी में आने की ज़रूरत है कि जो है टाइम ओवर नहीं हो। जो एक और डिले का रीज़न है वो हमारा कल्चर है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लेट जाते हैं, शादी में जाएं, मीटिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि डिले यदि हमने नहीं की, टाइम से चलेगा तो वहाँ कोई मिलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं ना। ये कल्चर ने हमारे यहाँ डिले सब जगह कर दिया है जो, और ये डिले हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में चला गया है ना। ये कल्चर हमें रोकना चाहिए। तो रोक कैसे कर सकते हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी हमारे जो है वहाँ वर्कर्स हैं जो, या जो है सुपरवाइज़र्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या इंजीनियर हैं या क्लाइंट हैं, तो उनको अपना एक कल्चर बनाना चाहिए कि जो है जैसे सेफ्टी कल्चर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ऐसे वर्क कल्चर, ऐसे जो है डिले नहीं होने का कल्चर, ये डिले नहीं करने का कल्चर ये हमें बनाना पड़ेगा, जिससे कि इस कल्चर को रोका जा सके और टाइम भी जो है हम सारा काम करेंगे। दोनों पार्टी को जो है ये मानना चाहिए कि हमें टाइम से ही काम करना है। फिर एक हमें कॉन्फिडेंस जो है हमारा बिल्डिंग मेजर्स की भी ज़रूरत है सोसाइटी में। वो ये क्या होता है कि हम जो है किसी लैब पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि जो है हमें पहले ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए, जिससे कि हम उस अथॉरिटी को जो है उस अथॉरिटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यदि जो कोई काम या टेस्टिंग या कोई अप्रूवल के लिए भेजा जाता है तो वो सही होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि जो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है और उसने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर दी है तो उस पर होना चाहिए कि इसकी प्रूफ चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जो है यदि किसी इंस्टीट्यूट में हमने सैम्पल टेस्टिंग के लिए भेज दिया है तो वो फाइनल टेस्टिंग होगी, या लैब में किसी साइट लैब में टेस्टिंग हो गई है तो उसमें कोई जो प्रॉब्लम नहीं होगी, वही जो है फाइनल रिजल्ट होंगे और बिल्कुल सही होंगे ना। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं आईआईटी में यदि कोई बच्चा चला गया है या आईआईटी प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह का, या आईआईएम की बात करते हैं, तो इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। फिर एक अब जो है ये हाई टाइम है कि हम ऑनलाइन सिस्टम एक डेवलप करें जिसमें कि दोनों पार्टी जो है ना वो अलार्म रेज कर सकें, अलर्ट रेज कर सकें कि जो है डिले इसकी वजह से होने वाली है, हो सकती है, तो उसको रोका जा सके। ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो है जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी बात लिख सके, डिपार्टमेंट का इंजीनियर अपनी बात लिख सके, रख सके, जिससे कि जो है डिले को रोका जा सके और दोनों सीरियस हों। एक बात, दोनों सीरियस होंगे तभी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होगा।
नहीं तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का जैसे आइटम रेट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें ईओटी था, उस एक्सटेंशन ऑफ टाइम देते थे, उसी तरह चलता रहेगा और वहाँ भी एक डिले कॉमन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम के एम सोनी, ADG रिटायर्ड CPO।